जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल। तो चलिए आज हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि सॉइल की उत्पत्ति कहाँ से है। तो आप देखेंगे कि सॉइल जिसको मृदा भी कहते हैं, तो सॉइल की उत्पत्ति है वे लैटिन भाषा के शब्द सोलम से, जिसका अर्थ होता है फर्श। तो ये तो सीधा-सीधा है। उसके बाद हम जानेंगे कि सॉइल की डेफिनिशन क्या है। तो देखिए सॉइल पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण वाली पतली परत को सॉइल कहते हैं। कि जैसे पृथ्वी हो गई तो उसके ऊपर की जो परत है वो कणों से बनी होगी। ठीक है, तो जो दानेदार कण है तो जो ऊपर की परत है उसी को हम लोग सॉइल कह देते हैं। चलिए अब आगे हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन बोले या नॉर्मल सॉइल बोले, ये दोनों के लिए होगा। तो आप डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जैसे पेरेंट मटेरियल हो गया, क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी हो गई, टाइम हो गया और प्लांट से एनिमल हो गया। तो ऐसे कौन कौन से कारक है जो सॉइल के फॉर्मेशन या नॉर्मली सॉइल को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखा है जैसे पैतृक पैतृक सेल। तो देखिए पैतृक सेल है, या हम लोग इसको पेरेंट रॉक भी कहते हैं। तो पेरेंट रॉक वह रॉक होती है जिस रॉक के अपक्षय से ही सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब इसे कैसे प्रभावित करेगी, तो जो खनिज तत्व चट्टानों उस रॉक्स में पाए जाएंगे वही आगे चलकर जब रॉक्स का क्षय होगा तो उस मृदा मिट्टी या सॉइल में भी पाए जाते हैं। अब आगे देखेंगे जलवायु। तो जलवायु आपको मालूम है ये मौसम की दीर्घकालीन अवस्था होती है। तो जलवायु क्या करते हैं, वो उस सॉइल के रासायनिक और सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को निर्धारित करती है। कि अगर नमी की मात्रा ज्यादा है तो वहां पे जो रासायनिक और जैविक क्रिया है वो थोड़ा धीमी होगी, और अगर नहीं है तो उसके हिसाब से उसमें अंतर होता है। अब आगे है वनस्पति। देखिए वनस्पति का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई सॉइल है, वहां पे कोई पेड़ पौधे हैं, तो पौधे जब उसकी मान लीजिए पत्ती गिरी, तो पत्ती गिरती है तो आपको मालूम है कि फिर वो डिकम्पोज होगी। तो जैसे ही वो डिकम्पोज होगी तो वो फिर सॉइल की ऊपरी परत बन जाएगी। तो उससे क्या होता है, वो डिकम पत्ती के डिकम्पोजिशन से ही ह्यूमस बनता है। तो अगर ज्यादा पत्तियां गिरेंगी, ज्यादा पेड़ पौधे, तो ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। कम है तो कम होगी। तो वनस्पति जो है वो ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करती है। अब आगे है भूमिगत जल। तो जो भूमिगत जल होता है वो जैसे भूमि के अंदर का जो जल है, तो जल जो होता है वो मिट्टी के कणों को बांध के रखता है। तो उसके गठन मिट्टी के गठन को निर्धारित करता है और उसका पीएच मान भी निर्धारित। अब सूक्ष्म जीव। तो आपको मालूम है सूक्ष्म जीव, जैसे अब मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमस हो गया, जैसे पत्तियां गिरी, तो जो सूक्ष्म जीव ही होता है वही पत्ती को ह्यूमस में कन्वर्ट करता है। तो सूक्ष्म जीव क्या करता है, पदार्थों को वियोजन मतलब पृथक्करण करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। आगे चलिए हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल कंपोजिशन ऑफ सॉइल का मतलब है कि कौन-कौन से तत्वों से मिलकर के सॉइल बनी है। तो आप पहले जैसे हमने देखा कार्बनिक पदार्थ मतलब ह्यूमस। तो आपको मालूम है पत्ती के गिरने से ह्यूमस बनता है। तो इसकी मात्रा सबसे कम होती है, तो लगभग 5% ही होती है, क्योंकि पत्तियाँ गिरेंगी तो उसकी ऊपरी परत ही बनती है, बाकी निचली परतों का निर्माण नहीं हो पाता है। उसके बाद है खनिज पदार्थ। देखिए खनिज पदार्थ मैंने आपको बताया ये पैरेंट रॉक से बनता है। तो अगर सबसे ज़्यादा मात्रा किसी की पाई जाएगी सॉइल में तो वो होती है खनिज पदार्थों की। इसकी मात्रा लगभग 45% तक होती है। अब है आपका मृदा। मृदा जल। तो मृदा जल का मतलब है कि मृदा में उपस्थित जल। अब जल तो बहुत जरूरी है, वो मिट्टी को बांध के रहेगा, तो इसकी मात्रा लगभग 25% तक होती है। अब वायु। तो वायु मालूम है कि कई सारी जैविक क्रियाओं के लिए जरूरी होती है, तो इसकी मात्रा लगभग सॉइल में 25%। अब मृदा जीव मतलब मृदा में उपस्थित जीव जैसे सूक्ष्म जीव वगैरह। अब आगे हम लोग बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल देखिए, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, ये किसी भूमि की, जैसे कोई भूमि है, अब अगर आप उसको वर्टिकली काटेंगे तो उसमें जो जो लेयर दिखाई देती है उसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी लेयर, जैसे ओ लेयर हो गई, ए लेयर, बी लेयर, सी, डी या आर लेयर। तो अब जैसे हम यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें तो डी लेयर, तो जो ओ लेयर होती है उसको हम लोग ऑर्गेनिक होराइजन कहते हैं। अब ये इसमें क्या है, पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल। पार्शियल डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे मान लीजिए कि कोई पत्ती गिरी, अब वो पत्ती गिरेगी तो उसका एक दिन में ही तो डिकम्पोजिशन हुआ, धीरे धीरे, तो जब तक उसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हो जाता तो वो सबसे ऊपरी परत में रहती है। तो वो उसको हम लोग ओ लेयर कहते हैं। और जब उसका डिकम्पोज हो जाता है तो वो निचली परत में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नई पत्ती आ जाती है। तो जब निचली परत में आ जाती है उसको हम लोग ए लेयर कहते हैं, या इसको हम लोग टॉप होराइजन भी कहते हैं। तो ये ह्यूमस हो जाता है, फिर पत्ती निचली परत में ह्यूमस बन जाती है। इसमें लिविंग क्रिएचर भी होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है। अब ई लेयर क्या होता है, ई लेयर में क्या होता है, जैसे पेरेंट रॉक होते हैं उसमें खनिज पदार्थ पाए जाएंगे। तो ये जोन ऑफ लीचिंग, लीचिंग का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए खनिज पदार्थ कहीं किसी लेयर में है, तो जब वर्षा आती है तो वर्षा मिक्स होकर के वो जब निचली परत में चले जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग लीचिंग कहते हैं। तो जो ई लेयर है ये जोन ऑफ लीचिंग होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि मटेरियल मूव्स डाउनवर्ड, यहाँ से जो मटेरियल जो खनिज तत्व है वो नीचे आते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे बी लेयर। तो बी लेयर इसको हम लोग सब सॉइल होरिजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अब ई लेयर से तत्व नीचे आएंगे, तो नीचे आ गए तो यहाँ पे अब खनिज तत्व पाए जाएंगे, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, ह्यूमिक कंपाउंड्स और
कई सारे तथ्य इसमें पाए जाते हैं। अब आगे हम लोग सबसे पहले सी लेयर से पहले हम लोग देखेंगे आर या डी लेयर। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको मालूम है कि सबसे पहले जब पृथ्वी बनी तो ठंडी होकर के चट्टानें बनी। तो जो चट्टान हुई, वो क्यों? क्योंकि वो मिट्टी की सबसे निचली परत है, तो वो रॉक की है। तो उसको हम लोग बेड रॉक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी उसके ऊपर ही मृदा का निर्माण। तो जो हमारी आर है, आर लेयर या डी लेयर है, ये बेड रॉक होराइज़न। अब जब जैसे लेयर मान लीजिए आपकी बेड रॉक होगी, तो बेड रॉक का वह हिस्सा, ऊपरी परत, जहाँ की चट्टानें अब धीरे-धीरे अपक्षयित होकर के मिट्टी का निर्माण करना शुरू कर दी। उस लेयर वाले को हम लोग सी लेयर इसीलिए लिखा है इसमें विदर पेरेंट मटेरियल होते हैं, पार्शियली ब्रेक डाउन होता है इरवर्निंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो आपको मालूम है कि भारत की एक शीर्ष संस्था है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। इसने भारत की मिट्टी को टोटल 8 मुख्य भागों में बाँटा है। कौन-कौन सी है? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल और सैलाइन, अल्कलाइन सॉइल, पीट और मासी। अब हम इसका एक-एक करके डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हो गई एलुवियल सॉइल। तो देखिए दोस्तों, एलुवियल सॉइल क्या होती है? तो एलुवियल सॉइल आपको मालूम है पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं। तो जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती है तो वो पहाड़ों को काट करके वहाँ से अवसाद को लेकर आती है और जब वो किसी जगह जमा करती है तो उससे एक पतली परत का निर्माण होता है। उसी परत को हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो जो सॉइल बनती है नदियों की, यहाँ पे लिखा है निर्माण कैसे होता है? नदियों के अवसादों के जमा होने से, ठीक है? इसका अन्य नाम ही है जैसे क्षेत्रीय नाम दोमट मिट्टी। ये भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है, लगभग 43% क्षेत्रफल में पाई। अब अगर हम इसका विस्तार देखें तो देखिए, आप विस्तार की बात करें तो यहाँ हो गए सिंध। तो आपको मालूम है ये सिंधु नदी तंत्र हो गया, ये गंगा नदी तंत्र हो गया, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी नदी तंत्र हो गया। तो इस वाले एरिया में क्योंकि यहाँ सिंधु नदी की नदियों ने अवसाद वहां है, यहाँ गंगा नदी की सहायक नदियों ने अवसाद जमा किया, या ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों ने अवसाद है। अगर हम राज्य की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये पंजाब वाला एरिया, ये हरियाणा हो गया, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये पश्चिम बंगाल, ये असम का क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, जैसे यहाँ पे भी कई नदियाँ अपना डेल्टा बनाती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ। तो इस एरिया में भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है और यहाँ पे भी आपकी नदियाँ बहती हैं जो कच्छ के रण में जाती है। तो यहाँ पे भी आपकी एलुवियल, अब यहाँ पे क्या है कि आपको मालूम है अरावली पर्वत है, तो अरावली के पर्वत से निकलने वाली नदियाँ भी यहाँ पे अपना डिपोजिशन करती है, तो यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, पोटाश की मात्रा अधिक होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसमें ना नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। हालाँकि जितनी भी भारत की मिट्टियाँ हैं, उन सब में लगभग नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी। अब देखिए कौन-कौन सी फसल के लिए ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, तो गेहूँ और गन्ना जैसी फसलों के लिए, क्योंकि ये गहन इनमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए उपजाऊ। अब आगे हम बात करेंगे रेड सॉइल। तो देखिए, रेड सॉइल जब जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी ठंडी हुई, जो चट्टानें बनी, तो जो भी चट्टानें बनी, उन चट्टानों के अक्षय से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है, वो रेड सॉइल कहलाती है। इसमें कई सारी चट्टान जैसे आर्कियन, ग्रेनाइट चट्टानें हैं, नीस है, कुड़प्पा है, बिंद है, धारवाड़ चट्टानों के अपक्षयन से रेड सॉइल का निर्माण। अब इसका लाल रंग कहाँ से आता है? तो इसमें फेरिक ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण इसका लाल रंग होता है। अब ये ना स्वभाव में अम्लीय होते हैं। अम्लीय होने का मतलब है कि इस मृदा में हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो आप देखेंगे कि इसका विस्तार, अब आपको मालूम है कि भारत का कौन-सा भौगोलिक क्षेत्र है जो चट्टानों से बना है, क्योंकि चट्टानों के अक्षय से ही लाल मिट्टी बन रही है। तो ये हो गया आपका पूरा प्रायद्वीपीय भारत जो कि चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है? अब ये वाले एरिया को इसने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपको मालूम है कि क्रिटेशियस काल में जब लावा का उद्गार हुआ था, तो इस वाले क्षेत्र में लावा का प्रसार हुआ था। तो लावा से जो चट्टानें बनी थी, वो बेसाल्ट चट्टानें थी और उसके अक्षय से जो मृदा का निर्माण हुआ था, वो काली मृदा थी। इसलिए इस वाले एरिया में जो मृदा पाई जाती है, वो काली। तो काली मृदा के बाहर के चारों तरफ का जो एरिया है, वो लाल मृदा का है। ये वाला पूरा एरिया आपके लाल मृदा का। अगर हम इसके राज्य की बात करें तो आप देखिए, केरल हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये उड़ीसा, झारखंड, बिहार वाला और यहाँ पे आपके अरावली पर्वत वाला एरिया हो गया। और आपको भी मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, ये हिमालय का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे भी जितनी भी आपकी पहाड़ियाँ हैं, जितनी भी अराकाम योमा की पहाड़ी है, तो यहाँ सब आपके लाल सॉइल का एरिया है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो इसमें लोहा है और एल्यूमीनियम चूना की अधिकता पाई जाती है। अब किस फसलों की ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? तो आपकी तम्बाकू, बाजरा, गेहूँ के लिए उपजाऊ है। ये इसमें मिट्टी में अत्यधिक निक्षालित होती है क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो थोड़ा-सा बड़े-बड़े होते हैं। चलिए अब आगे हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को पहले तो मैंने आपका विस्तार बता दिया। ये कहाँ पाई जाएगी? जो क्रिटेशियस काल में लावा उद्गार हुआ था, उद्गार के से जो बेसाल्ट चट्टानें बनी, उसके अपरदन अक्षय से आपका ये बेसाल्ट
विशाल चट्टानें का पतन अच्छे से ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है। अब आगे आगे इसको रेगुर अब इसके कई क्षेत्रीय नाम है जैसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी कपासी मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। चरनोजम भी बोलते हैं। अब अगर इसका विस्तार का बात करें तो मैंने बता दिया आपको ये जैसे ये एरिया महाराष्ट्र का हो गया, ये कर्नाटक, तेलंगाना, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, ये आपको गुजरात वाला एरिया तो यहाँ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अब इसमें कौन-सी फसलों के लिए तो मैंने आपको बताया कपास, कपास के अलावा सोयाबीन, मूँगफली। अब इसमें आयरन की सबसे ज़्यादा अधिकता पाई जाती है, तो आयरन, चूना, कैल्शियम, कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस की लगभग सभी में कमी पाई जाती है। अब देखिए, क्या है कि काली मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत महीन होते हैं, तो इसकी जो जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा लेकिन गर्मी के मौसम में जब ये सूख जाती है, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। अब दरारें पड़ने के कारण ही इसे हम स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे लेटराइट मेथड। तो लेटराइट जो सॉइल है उसका निर्माण क्या होता है ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा 2-250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। तो अब इसका अन्य नाम है कुछ क्षेत्र जैसे इसको लाल भूरी मिट्टी भी कह देते हैं। अब देखिए अब जैसे आपको मालूम है कि इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार में आपको मालूम है कि ये पश्चिमी घाट का एरिया तो पश्चिमी घाट के यहाँ मानसून टकराता है तो यहाँ वाले एरिया में आपके पा गई लेटराइट मिट्टी। अब आपको मालूम है कि ये पूर्वी घाट का एरिया है तो ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं तो पहाड़ियों के गिरिपद में भी ये लाल मिट्टी का आपका निर्माण होगा। आपको मालूम है यहाँ गारो खासी जयंतिया पर्वत है तो उसके गिरिपद में भी लाल मिट्टी, यहाँ अरावली पर्वत है तो अरावली पर्वत के गिरिपद में लेटराइट मिट्टी का निर्माण सॉरी लाल मिट्टी लेटराइट मिट्टी का निर्माण होगा। उसके बाद है ये जैसे मैकाल पर्वत हो गया, तो इसी तरह ये सारे गिरिपदों में पर्वतों के गिरिपद में जैसे अगर राज्य की बात करें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम के गिरिपद में पाया अब ये किसके लिए सबसे ज़्यादा किस फसलों के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? तो ज्वार हो गया, मक्का, कॉफ़ी की मात्रा अब इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाएगी, क्यों कम कम पाई जाएगी? क्योंकि अत्यधिक पानी बहता है तो वो उसको सारे जितने भी ह्यूमस उसको बहाकर ले जाती है और जो बचा उसका निष्कालन कर देती है, सबसे कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेज़र्ट सॉइल, नाम से ही पता है डेज़र्ट सॉइल वह सॉइल होगी जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। और आपको मालूम है भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है, जो जब मुख्यतः आपके राजस्थान में फैले लेकिन इसका कुछ-कुछ विस्तार आपके दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में भी और थोड़ा उत्तरी गुजरात में भी पाया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा। अब इसमें जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी जैविक पदार्थ की कमी क्योंकि वर्षा ही नहीं होगी तो जैविक पदार्थ सूक्ष्मजीव रहेंगे तो जैविक पदार्थ बन नहीं पाए अब ये मुख्यतः मोटे अनाजों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। अब अगला अगला अगर हम सॉइल देखें तो आप देखेंगे कि अगली जो हमारी सॉइल है वो है माउंटेन सॉइल। माउंटेन पर्वतीय मिट्टी या इसी को कभी-कभी वन मृदा भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि ये पर्वतों में पाए जाते हैं और भारत में जो सबसे बड़ा पर्वत तंत्र है वो कौन-सा? हिमालय पर्वत तंत्र, ये वाला पर्वत तंत्र हिमालय पर्वत तंत्र है। तो ये क्या है? ये नवीन है। क्यों नवीन है? क्योंकि हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है और अभी जब निर्माण हो रहा है तो वो पूरी तरह मृदा विकसित नहीं हो जाती, ये अभी अविकसित है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो आप देखेंगे ये कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में आपकी माउंटेन सॉइल पाई जाती है। इसमें कमी कमी किस चीज़ की? पोटाश, चूना, फास्फोरस की कमी। अब ये यहाँ ये पर्वतों में है तो हम इसमें गहन कृषि तो कर नहीं सकते कि चावल, गेहूँ वाले। यहाँ मुख्यतः फलों की खेती होगी, तो यहाँ पे सेब, नाशपाती जैसे फलों की खेती होती है। ये स्वभाव में अम्लीय होती है। अम्लीय का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक है। अब आगे जैसे हमारी पीटीएन मार्सी सॉइल, देखिए पीटीएन मार्सी सॉइल वहाँ पे पाई जाएगी जहाँ पे वनस्पतियाँ ज़्यादा होती है और नमी की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो नमी होने के कारण जो वनस्पति है वो सड़ी-गली रह जाती है। तो ये इसका निर्माण सड़ी-गली वनस्पतियों से नम जलवायु में पाई जाती है। जैसे आपको मालूम है मैंग्रोव वाला एरिया हो गया, केरल वाला, तमिलनाडु तो जैसे ये आपका मैंग्रोव वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि मैंग्रोव का एरिया उसके अलावा ये आपके केरल में भी कुछ भागों में भी पाई पाई जाती है। ठीक है? उसके बाद इसका जो ये लगभग नीले रंग की होती है, नीला रंग इसका फेरस आयरन की उपलब्धता के कारण। तो ये स्वभाव में अम्लीय होती है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होती है, इसमें पोटास और फॉस्फेट की कमी होती है। अब देखिए यहाँ वनस्पति है तो अगर अधिकता की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें जैविक पदार्थ होंगे और आपको मालूम है ये समुद्र के किनारे हैं तो इसमें नमक की भी पर्याप्त मात्रा होगी। चलिए आगे देखेंगे, आगे है जो सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल सैलाइन का मतलब हो गया लवड़ी और अल्कलाइन मतलब क्षारीय मिश्रण। अब देखिए इसका निर्माण मुख्यतः उस एरिया में होगा जहाँ में नदियाँ बहुत सारी बहती है और वो अपने साथ चूना नमक की मात्रा लेके आती है। तो वहाँ जैसे अगर विस्तार की बात करें तो आपको मालूम है पंजाब हरियाणा तो ये आपको पंचनद वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे मैं फिर आपको अगर देखें तो ये गुजरात के कच्छ वाले एरिया में भी इसका निर्माण ये आपके यहाँ पे पश्चिम बंगाल के भी कुछ एरिया में पाई जाती है। अब ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब से नदियाँ बहुत आई तो वहाँ पे भाई पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो जब जब पानी आपका ड्रिस्ट करके
के मिट्टी के नीचे गया तो उसमें होता है कैपिलरी एक्शन और जब कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होता है कि जो निचली परत मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपकी परत सी है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो जो खनिज है वो कैपिलरी एक्शन के कारण मिट्टी के ऊपरी सतह में पाए आ जाती हैं और वहाँ पे एक लवण की परत का निर्माण हो जाता है। जैसे उसमें सबसे ज़्यादा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तो इससे आपके सैलाइन और एल्कलाइन मिट्टी का निर्माण हो जाता है सॉइल। अब इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अब आज का हमारा जो सबसे अंतिम टॉपिक है, वो है सॉइल इरोजन। देखिए सॉइल इरोजन सबसे पहले आपसे बता दूँ कि एक भौतिक प्रक्रिया मतलब दिखाई देती है। अब करता कौन है? तो ये जल और वायु। अब इसमें होता क्या है जैसे जल और वायु, तो ये क्या करते हैं मृदा के जो पदार्थ है, कण है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा देते हैं। तो भाई जहाँ से उठा के ले गए वहाँ मिट्टी के कण कम हो गए, तो वहाँ की जो मृदा है बंजर हो गई, तो पूरी तरह वहाँ की जो सॉइल है वो इरोड हो गई। तो ये हमारा सॉइल इरोजन। तो ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।